Hello students and welcome to the lecture paper 1 core Java. So let's start with the content of this lecture. So content of this lectures are, we are in unit 2, that is objects and classes, and in last lecture we have I have started unit 2. In that lecture we have seen object fundamentals and classes. उसमें हमने देखा था, जो लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल्स क्या हैं और क्लास क्या होती है, और जावा के बारे में और भी हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी. तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं वन सिंपल, फर्स्ट इज सिंपल जावा प्रोग्राम, सेकंड पास बाय वैल्यू, थर्ड दिस रेफरेंस एंड लास्ट डेटा हाइडिंग. तो ये 4 कॉन्सेप्ट जो है हम आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल जावा प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जो हमने यूनिट 1 में देखा वो सब क्या था, बेसिक ऑफ लैंग्वेज था, मतलब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज टू डू प्रोग्रामिंग इन दैट लैंग्वेज. तो बेसिक जो जितना भी था हमने सारा कुछ फर्स्ट यूनिट में देख लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट देखे थे. फिर जावा है क्या, जावा की हिस्ट्री क्या है, वर्चुअल मशीन क्या है, जेडीके का एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखी थी. तो अभी जो है लास्ट जो लेक्चर हुआ था यूनिट 2 में, जो हमने ऑब्जेक्ट फंडामेंटल्स एंड क्लासेस लिया था, उसमें ऑब्जेक्ट फंडामेंटल्स में ऑब्जेक्ट क्या है, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज जावा इज़ अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योरली और ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. क्योंकि जावा के अंदर हर वो चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं. इसीलिए हमने पहले वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखा. उसके बाद हमने देखा क्लासेस क्या है, क्योंकि ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसीलिए हम यहाँ पर जो भी क्लास शुरू होगी, जो भी प्रोग्राम हमें करना होगा उसके पहले हमें यहाँ पर क्लास डिज़ाइन करना पड़ता है. तो हमने वो देखा था. अब आज का जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल जावा प्रोग्राम है. तो सिंपल हेलो जावा प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसके अंदर हमने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इनका मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट सिंपल जावा प्रोग्राम देखो. क्लास सिंपल, यहाँ पर क्लास पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है. इसमें हमने क्लास जो है ये कीवर्ड है, और सिंपल जो है ये क्या है, क्लास का नाम है सिंपल. ये हमारे प्रोग्राम का नाम है सिंपल. फिर उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट क्लोज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर प्रोग्राम में होना चाहिए. जैसे C++ में वॉइड मेन होता था, वैसे ही यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS होता है. तो मतलब इसके बिना आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, क्योंकि यही हमारा मेन फंक्शन है. ठीक है, जैसे हम लोग C++ में और C लैंग्वेज में वॉइड मेन इंट मेन यूज़ करते थे, वैसे ही जावा के अंदर हम लोग यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट क्लोज ये हम यूज़ करते हैं. इसके बाद कर्ली ब्रेसेस. यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्या बताते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा शुरू होने वाला है. उसके साथ साथ जैसे ही आप जावा के अंदर कोई भी कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, ऑटोमेटिक उसका क्लोजिंग ब्रैकेट अपने आप वहाँ पर अपीयर हो जाएगा. मीन्स आप अगर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप अपीयर हो जाता है. उसके अंदर आपको जो भी कोडिंग करना है, उस ब्लॉक के अंदर जो भी, उस कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक के अंदर जो भी आपको कोड लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो. तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हमें क्या बताता है, ब्लॉक्स बताता है, और एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो 1 बाय 1 कैसे होगा और किसका होगा वो भी हमें कर्ली ब्रेसेस की वजह से पता चलता है. तो यहाँ पे देखो क्लास सिंपल हुआ, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम जो है ये शुरू हो रहा है. अब क्लास सिंपल जो है, इसके साथ साथ हम बहुत सारी क्लासेस भी इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं. लेकिन जैसे C++ में मेन क्लास एक ही होती थी, वैसे ही जावा के अंदर भी मेन क्लास एक ही होगी, जो कि है इस लाइन के साथ में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन है, और उस कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा हुआ है system.out.println हेलो जावा. दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम ये आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं. अब C++ के अंदर हमारे पास एक आउटपुट स्टेटमेंट थी सी आउट. वैसे ही जावा के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो है system.out.println. अब क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है,
इसीलिए जो चीज़ें जो स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई है उन्हें स्मॉल में ही लिखना होगा, और जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखना होगा। अब जो स्मॉल लेटर्स में है वो सभी क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, और जो कैपिटल लेटर्स में है वो क्या है, वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के अंदर हमने एस जो लिखा हुआ है कैपिटल है, लेकिन स्टैटिक का एस स्मॉल है, लेकिन स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल है। तो स्टैटिक जो है ये एक कीवर्ड है और स्ट्रिंग जो है ये एक क्लास है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। सिस्टम का एस कैपिटल है बिकॉज सिस्टम इज़ अ क्लास इन जावा, बिल्ट इन क्लास है, ये पहले से बनी हुई है, हमने नहीं बनाई हुई है, तो सिस्टम की क्लास बनी हुई है। देन सिस्टम डॉट, यहाँ पर अगर आपका सिस्टम का एस अगर आप स्मॉल लिखते हो तो आपका प्रोग्राम कभी रन नहीं होगा, हमेशा एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आउट का मतलब है ये डिस्प्ले स्टेटमेंट है, जो भी आप आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहते हो वो। फिर प्रिंट एलन, प्रिंट एलन का मतलब है, प्रिंट एलन का मतलब होता है लाइन, इस लाइन को प्रिंट करो। अब ये जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड में हेलो जावा, दिस इज़ द मैसेज वी वांट टू प्रिंट, तो ये मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब देखो कर्ली ब्रेसेस देखो जितने ओपन है उतने क्लोज हैं, ये हमेशा हमें जावा के प्रोग्राम में ध्यान रखना पड़ता है कि जितने हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने ही हमें क्लोज भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज एरर आएगा वहाँ पर। फिर इसके बाद देखो पैरामीटर यूज्ड इन फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अब हमने कौन कौन से पैरामीटर्स किए हैं, उनका यूज़ क्या है और उनका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इन सभी का मीनिंग जो है हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो है वो है क्लास कीवर्ड। देखो पहले ही लिखा हुआ है क्लास कीवर्ड, क्लास इज अ कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। ये हमेशा जब भी आप क्लास डिक्लेयर करते हो तब आपको क्लास कीवर्ड का प्रीफिक्स करना पड़ता है, क्लास नेम के पहले आपको पहले क्लास लगाना पड़ता है, जैसे सिंपल के पहले हमने क्लास लगाया हुआ है। नेक्स्ट इज पब्लिक, पब्लिक इज ऑल्सो कीवर्ड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये भी सभी कीवर्ड्स हैं, तो हम पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। is an access modifier which represent visibility, it means it is visible to all। पब्लिक का मतलब क्या है, वो सभी को दिखाई देगा। अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो क्या होगा, ये किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ ये उसी प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ कर सकते, बाकी जगह पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर। नेक्स्ट इज स्टैटिक कीवर्ड, इट इज़ ऑल्सो एन कीवर्ड, स्टैटिक भी कीवर्ड है। इफ़ वी डिक्लेयर एनी मेथड एज स्टैटिक इट इज़ नोन एज द स्टैटिक मेथड। अगर हमने किसी भी, जैसे वॉइड मेन हम लिख रहे थे, तो वॉइड मेन C++ में वॉइड मेन लिखते हैं, लेकिन जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहे हैं। तो मेन क्या है, इट इज़ अ मेथड और फंक्शन। मेन क्या है, यहाँ पर हमारा मेथड है या फिर फंक्शन है। तो अगर हम किसी के सामने स्टैटिक लगा देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैटिक मेथड। द कोर एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक मेथड इज दैट देर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड। इस ऑब्जेक्ट को, इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। द मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM। मैंने पहले बताया कि जावा के हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन रहेगा ही रहेगा। तो जावा का जो मेन फंक्शन है, मेन मेथड है, वो किस में एग्जीक्यूट होगा, JVM में। सो इट डजेंट रिक्वायर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक अ मेन मेथड। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हम फंक्शन, जैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसको कॉल करने के लिए भी हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम मेन जो है ये JVM इसको कॉल करता है क्योंकि ये स्टैटिक है। सो इट सेव्स अ मेमोरी, तो ये हमारी मेमोरी बचाते हैं। आगे भी कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको भी देखते हैं हम। वॉइड, वॉइड इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, C और C++ में हमने देखा है। ये रिटर्न करेगा कोई वैल्यू या नहीं करेगा ये बताने के लिए, इसलिए लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मतलब ये जो मेन फंक्शन है ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। इट मीन्स इट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू। देन आते हैं मेन की तरफ। मेन रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, यहीं से मेन एग्जीक्यूशन शुरू होगा। इस लाइन के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप लिखोगे, जितने भी क्लास आप डिज़ाइन करोगे वो उसके अंदर ही रहेगी, लेकिन उसको कॉल किस में करना पड़ेगा, उसका मेन एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, मेन क्लास के अंदर, तो मेन फंक्शन के अंदर। तो रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन है स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS। अब स्ट्रिंग जो है इट इज़ यूज्ड एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बहुत सारे वर्ड्स का जो है एक ग्रुप बनाओ तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग।
स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, स्ट्रिंग्स का एरे। ये क्या है, स्ट्रिंग्स का एरे। वो भी कैसा है, ब्लैंक है, इसमें हमने कोई साइज नहीं दिया हुआ है। एंड ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। सो इट इज़ यूज्ड फॉर अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमने C++ में और C लैंग्वेज में देखा हुआ है। देन आते हैं हमारी मेन लाइन पर, जो कि हमारी डिस्प्ले स्टेटमेंट है, system.out.println इज यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट। ये कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिस्टम इज़ द क्लास, सिस्टम जो है यहाँ पर क्लास है। आउट इज़ द ऑब्जेक्ट, आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर का एक मेथड है, दैट इज println फंक्शन इज द मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर मेथड है println। आप प्रिंट भी लिख सकते हो और println भी लिख सकते हो। प्रिंट करने से क्या होगा, वो आपको जब आपकी नेक्स्ट लाइन आएगी तो वो नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे प्रिंट लाइन है मतलब एक लाइन प्रिंट करेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो तो कर्सर उसी लाइन में रहेगा। सो this is our simple Java program. So next is pass by value. What is pass by value and pass by reference in Java? So pass by value and pass by reference is the two way by which we can pass a value to the variable in a function. फंक्शन को वैल्यू पास करने के लिए हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ये हमने देखा हुआ है, सी में भी देखा था, C++ में भी देखा था। तो क्या होता है पास बाय वैल्यू? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फंक्शन पैरामीटर्स वैल्यूज आर कॉपीड टू अनदर वेरिएबल एंड इंस्टेड दिस ऑब्जेक्ट कॉपीड इज पास, दिस इज नोन एज अ कॉल बाय वैल्यू। मतलब हम यहाँ पर वैल्यू को पास कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फंक्शन पैरामीटर वैल्यूज आर कॉपीड टू अनदर वेरिएबल। कॉपी कर रहे हैं, उस वैल्यू को कॉपी करके उसको दूसरे वेरिएबल को पास कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट कॉपीड। अब अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो मेन वाले इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो क्योंकि ये क्या है, उस वैल्यू की कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनली को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, हम एड्रेस नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट उस वैल्यू का कॉपी बना रहे हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं तो मेन वाला जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब पास बाय रेफरेंस, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एक्चुअल कॉपी ऑफ रेफरेंस इज पास टू द फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। एक्चुअल कॉपी पास की जाती है। इसमें क्या कर रहे थे, हम कॉपी पास कर रहे थे। पास बाय वैल्यू में क्या कर रहे थे, कॉपी पास कर रहे थे। पास बाय रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल कॉपी रेफरेंस कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय पास बाय रेफरेंस। तो टॉकिंग अबाउट जावा, वी कैन से दैट जावा इज पास बाय वैल्यू एंड नॉट पास बाय रेफरेंस। जावा के अंदर सिर्फ पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट है, पास बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जावा के अंदर सिर्फ पास बाय वैल्यू होता है, पास बाय रेफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू इन जावा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास ऑपरेशन, हमारी क्लास का नाम क्या है, ऑपरेशन। इंट डेटा इज इक्वल्स टू 50, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि है डेटा इक्वल्स टू 50। वॉइड चेंज, अब एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वॉइड चेंज। वॉइड का मतलब क्या, ये कोई वैल्यू रिटर्न करके आपको नहीं देगा। चेंज इंट डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा प्लस 100। चेंजेस विल बी इन द लोकल वेरिएबल ओनली। अब देखो लोकल वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब पहले डेटा की वैल्यू कितनी थी, 50, फिर इसके बाद डेटा प्लस 100 किया तो क्या होगा, डेटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी, 50 प्लस 100 तो मीन्स 150। बट क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पर उसकी कॉपी हो रही है, कॉपी हम वैल्यू उसकी उस वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ऑपरेशन OP, हमने ऑपरेशन जो ऊपर हमने क्लास डिज़ाइन की थी उसका हमने क्लास डेटा उसको एज अ डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेशन OP इज इक्वल्स टू न्यू ऑपरेशन। यहाँ पर देखो हमने उसके लिए नया ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, न्यू ऑपरेशन, न्यू कीवर्ड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर चेंज प्लस OP डेटा एंड आफ्टर ऑपरेशन चेंज 500। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर चेंज प्लस OP डॉट डेटा बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज। बिफोर चेंज भी वो 50 है, आफ्टर चेंज भी वो 50 है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। इट इज़ कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। अब व्हाट इज़ दिस रेफरेंस, दिस रेफरेंस इन जावा, क्योंकि हमने बोला कि सिर्फ कॉल बाय वैल्यू होता है, पास बाय रेफरेंस नहीं होता है। सो दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इन अ मेथड फॉर और अ कंस्ट्रक्टर।
ये जो दिस कीवर्ड है ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, या तो मेथड में यूज़ करते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, और हमने C++ में दिस कीवर्ड भी देखा है, दिस ऑपरेटर, दिस कीवर्ड हमने यूज़ किया है वहाँ पर भी। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ दिस पॉइंटर था वहाँ पे, ठीक है। C++ में क्या था, दिस पॉइंटर, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस एज अ keyword. The most common use of this keyword is to eliminate the confusion between class attributes and parameter with the same name. अगर आपके प्रोग्राम में सेम एट्रीब्यूट्स हैं और पैरामीटर्स हैं तो उनका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बिकॉज अ क्लास एट्रीब्यूट्स इज shadowed by a method और अ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं क्या होता है, इट इज़ सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी डिज़ाइन करना है तब हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा क्लास है और कौन सा मेथड है। सो दिस कैन बी यूज टू, तो दिस के बहुत सारे यूजेस हैं, दिस कीवर्ड के बहुत सारे यूजेस हैं। पहला है इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, जो जिस कंस्ट्रक्टर क्लास में हम काम कर रहे हैं उसको इन्वोक करना। इन्वोक करंट क्लास मेथड को इन्वोक करना। रिटर्न द करंट क्लास ऑब्जेक्ट का मेथड रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। पास एन आर्ग्यूमेंट इन अ मेथड कॉल, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। पास एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर में भी हम आर्ग्यूमेंट को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ हम दिस कीवर्ड का एक छोटा सा एग्जांपल देखने वाले हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हम एग्जांपल। तो देखो पहला प्रोग्राम है वो विदाउट दिस कीवर्ड है और दूसरा प्रोग्राम जो है वो विद दिस कीवर्ड है। सेम प्रोग्राम है, एक ही जैसे प्रोग्राम है, सिर्फ पहले वाले में विदाउट दिस है और दूसरे वाले में विद दिस है। तो क्लास स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक क्लास स्टूडेंट बनाई है। इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए हैं रोल नंबर, नेम एंड फी। अब यहाँ पर स्टूडेंट नाम का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम फ्लोट फी एंड रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर, नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड फी इज इक्वल्स टू फी। तो दिस इज एन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। देन आते हैं एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर प्लस नेम प्लस फी, वहाँ पर हम उसको कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर मेन क्लास आ रही है, क्लास टेस्ट दिस, हम दिस कीवर्ड को टेस्ट कर रहे हैं। क्लास हमने ये वाला प्रोग्राम हम किस लिए कर रहे हैं, दिस कीवर्ड को टेस्ट करने के लिए। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। स्टूडेंट S1 डॉट न्यू स्टूडेंट 1 हम अब वैल्यू पास कर रहे हैं, किसको, स्टूडेंट नाम के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट 111 अंकित 500 F किस लिए, क्योंकि हम जब भी जावा के अंदर फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो आखिरी में हमें F पोस्ट फिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, F लगाना पड़ता है। देन S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले। अब देखो आउटपुट में क्या है, नल आया, कोई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे तब यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होगी। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम है और वो वैल्यू किसे पास करना है उसको नहीं समझ रहा है। सो क्लास स्टूडेंट हमने यहाँ पे भी ली, सेम वैसा ही प्रोग्राम है। अब देखो यहाँ पर दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम, सिर्फ इतना ही चेंजेस है कि जो हमने कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया था स्टूडेंट उसमें हम रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर लिख रहे थे, यहाँ पर हमने दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर। देन दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट फी इज इक्वल्स टू फी। देन वॉइड डिस्प्ले, बाकी का प्रोग्राम सेम है। और आखिरी में देखो आउटपुट में हमें मिल रहा है 111 अंकित 5000, 112 सुमित 6000। तो यहाँ पर ये चीज़ ये विदाउट दिस है और ये विद दिस कीवर्ड है। तो जब आप विदाउट दिस कीवर्ड का यूज़ करोगे तब आपको वहाँ पर वैल्यूज़ जो है, जो वैल्यू पास करोगे वो प्रिंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप दिस कीवर्ड का यूज़ करते हो तो आपकी वैल्यू वहाँ पर पास हो जाएगी। नेक्स्ट, जावा एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग, दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक, डेटा एनकैप्सुलेशन। डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, एनकैप्सुलेशन जो है, ये हमने C++ में भी देखा है कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। डेटा को हाइड करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल्स ऑफ उप कॉन्सेप्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा को हाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम हाइड करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं और इट इज़ कॉल्ड डेटा हाइडिंग। द अदर थ्री आर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो चार जो उप्स के कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी हम किसके बारे में देखेंगे? एनकैप्सुलेशन के बारे में। एनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डेटा। डेटा को रैप करना, जैसे हम चॉकलेट रैप करते हैं वैसे ही डेटा को रैप करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एंड कोड एक्टिंग ऑन द डेटा मेथड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। हम क्या कर रहे हैं? देखो, रैपिंग द डेटा वेरिएबल्स एंड कोड एक्टिंग ऑन द डेटा मेथड्स। हम वेरिएबल्स को रैप कर रहे हैं, हम मेथड्स को रैप कर रहे हैं और इसको हम एक सिंगल यूनिट एज अ मान रहे हैं। इन एनकैप्सुलेशन, द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास विल बी हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस। दूसरे क्लास से हिडन करने, छुपाने के लिए हम यहाँ पर एनकैप्सुलेशन करते हैं। एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेथड्स ऑफ देयर करंट क्लास। सिर्फ उसी क्लास के जो है मेंबर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे क्लास के मेंबर्स यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग। इसीलिए हम इसको डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमें दूसरे क्लासेस को इसका एक्सेस नहीं देना है, इसलिए। टू अचीव एनकैप्सुलेशन इन जावा, दो टाइप्स हैं। डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट। हम वेरिएबल्स को प्राइवेट में डिक्लेयर करें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमेशा प्राइवेट में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल्स वैल्यू। यहाँ पर सेट और गेट मेथड जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे पब्लिक में, तब जाके ये एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम वो अचीव कर सकते हैं जावा के अंदर। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ डेटा हाइडिंग देखो, यहाँ पर हमने एक पब्लिक क्लास एनकैप, मतलब हम एनकैप्सुलेशन की क्लास टेस्ट कर रहे हैं। एनकैप्सुलेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया डेटा हाइडिंग के लिए, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है। अब देखो, पब्लिक क्लास, इसके पहले जो हमने देखा था वहाँ पे क्लास और क्लास का नेम था, अब यहाँ पर हमने पब्लिक किया है क्लास को। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी नेम, प्राइवेट इंट ऐड। हमने क्या बोला? दो टाइप से आप इसको कर सकते हो डेटा हाइडिंग को, कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसी समय आप उसके सामने प्राइवेट कीवर्ड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? डेटा हाइड हो जाएगा, बाकी के इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। देन पब्लिक इंट गेट एज, एक फंक्शन डिक्लेयर किया एज के लिए, फिर स्ट्रिंग गेट नेम, नेम ऐड करने के लिए, एंड नम ऐड ये करने के लिए। फिर इसके बाद पब्लिक वॉइड सेट एज, हमने क्या बोला था? गेटर और सेटर, ये हमको मेथड जो है वहाँ पे लगाना पड़ेगा, यूज़र से गेट करना और यूज़र से उसको सेट करना। तो एज इज इक्वल्स टू न्यू एज। पब्लिक वॉइड सेट नेम, पहले हमने गेट किया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। तो नेम इज इक्वल्स टू न्यू नेम। पब्लिक वॉइड सेट आईडी नम, स्ट्रिंग न्यू आईडी इज इक्वल्स टू आईडी न्यू आईडी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं डेटा को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने डेटा को हाइड करने किस तरीके से किया? प्राइवेट कीवर्ड लगाकर। उसके बाद हमने क्या किया? गेट मेथड और सेट मेथड का यूज़ करके हम उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गए हमारे चार कॉन्सेप्ट आज के। सिंपल जावा प्रोग्राम, देन पास बाय वैल्यू, दिस रेफरेंस एंड डेटा हाइडिंग। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर एंड फाइनलाइजेशन। ये जो आपका सेकेंड यूनिट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अभी हमारा हाफ यूनिट भी कवर नहीं हुआ है सेकेंड यूनिट का। तो नेक्स्ट इसमें हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके, ऑब्जेक्ट फंडामेंटल्स एंड क्लासेस के। सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम अनदर टॉपिक। थैंक यू।